Dear students, welcome to the first video of Nazism and the rise of Hitler. ये चैप्टर हमारा फ्लैशबैक से स्टार्ट होता है जिसमें इन द ईयर 1945 एक 11 साल का जर्मन लड़का हेलमुथ अपने पेरेंट्स को सुनता है कि वो सुसाइड करने की बात कर रहे हैं, तो वो बड़ा डरता है और उसे लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, पर वो छोटा है और वो समझ नहीं पाता. बट लेटर हिज फादर कमिट सुसाइड, तो वो बड़ा डर जाता था अपने लाइफ में. ही वॉज इवन अफ्रेड ऑफ हिज मदर ऑल्सो. तो एक्चुअली हेलमुथ के जो फादर थे वो नाजी पार्टी के मेंबर थे, हिटलर के सपोर्टर थे, और हिटलर जो था वो जर्मनी को एक माइटी पावर बनाना चाहता था, सारे यूरोप पर अपना कब्ज़ा करना चाहता था. वो ज्यूज़ का दुश्मन था, ज्यूज़ को हमेशा उसने मारा, बहुत सारे ज्यूज़ का उसने मर्डर किया. लेकिन एक बात और है कि नाजिज़म जो था, जो हिटलर के साथ जुड़ा हुआ था, ये नाजिज़म का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं था कि ज्यूज़ को मारना और जर्मनी को आगे बढ़ाना. एक्चुअली नाजिज़म पूरा एक सिस्टम था और पूरे वर्ल्ड और पॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाली आइडियाज़ का एक सिस्टम था जिसे हिटलर ने क्रिएट किया था. 1945 मई में जब जर्मनी की हार हुई एलीस के हाथों, तो हिटलर, उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबेल्स और हिटलर की पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया बर्लिन में. वॉर के बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया. ट्रिब्यूनल यानी एक अदालत जिसमें कि अपराधियों को सज़ा दी जाएगी. तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया ताकि नाज़ी जिन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट पीस किया है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, जो तमाम क्राइम्स किए हैं, उनको सज़ा दी जा सके. जर्मनी का जो कंडक्ट था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी के सारे जो एक्शंस थे, नाजिज़म के जो एक्शंस थे, उनको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का नाम दिया गया क्योंकि उसमें मानवता को बहुत सफ़र करवाया गया था. और नाजीज़ के द्वारा किए गए तमाम जो क्राइम्स थे, इन्होंने दुनिया में तमाम सवाल उठाए, मोरल और एथिकल क्वेश्चंस रेज हुए और सारी दुनिया ने इसकी निंदा की. तो आखिर हमें देखना होगा कि नाजीज़ ने ऐसे कौन से एक्ट किए जिसको सारी दुनिया ने जिसकी निंदा की, कॉन्डेम किया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने एक जीनोसाइडल वॉर छेड़ा था. जीनोसाइडल वॉर जिसमें कि मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप. सबको नहीं मारा जाता था, कुछ लोगों को छांट छांट के मारा जाता था, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए जिसमें करीब 6 मिलियन ज्यूज़, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस, 70,000 जर्मन्स जिनको कि मेंटली और फिज़िकली डिसेबल्ड करार दिया गया था. इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, इन सभी को देवर किल्ड. और नाजीज़ ने इनको मारने के लिए भी नया तरीका निकाल के रखा था. इन्हें ये गैस चैम्बर में डाल के जला देते थे. किलिंग सेंटर्स, आश्विट्ज़ में इनका किलिंग सेंटर था. तो इस तरह से इन्होंने मास किलिंग के तरीके ईजाद किए थे. युद्ध समाप्त होने के बाद जो नूरमबर्ग ट्रिब्यूनल बना था, इसने, हालांकि इसका मकसद था नाजी क्रिमिनल्स को सज़ा देना, लेकिन इन्होंने केवल 11 लीडिंग नाजीज़ को ही मौत की सज़ा दी और अन्य को मौत की सज़ा न देके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, आजीवन कारावास दिया गया. ये एलिस जो थे, ये नहीं चाहते थे कि ये जर्मनी के साथ इस बार फिर उतना ही कड़ा व्यवहार करें जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया था. इसका रीज़न ये था कि सभी को ऐसा लगता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो राइज़ ऑफ नाजी जर्मनी हुआ, जर्मनी जो कि पूरी तरह तबाह हो चुका था, इसने फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया. तो ये जो जर्मनी में जो राइज़ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इसका मेन रीज़न था जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि जर्मनी के साथ बहुत अन्याय हुआ था,
जर्मनी के सारे रिसोर्सेज ले लिए गए थे। तो तो उस एक्सपीरियंस को जिम्मेदार माना गया, जिसके कारण जर्मनी ने नाजिज्म को डेवलप किया और gave rise to Second World War. So let us see what was this experience of Germany which was responsible for the rise of Nazi Germany. तो अब हम आते हैं द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। जर्मनी 20th सेंचुरी के शुरुआत में एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था और इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1914 टू 1918 ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर। और ये युद्ध लड़ा गया अगेंस्ट द एलीज, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया तीनों थे। सभी ने ये युद्ध बड़े ही उत्साह के साथ ज्वाइन किया, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि जल्दी ही उनकी विजय हो जाएगी। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा और इसमें यूरोप के तमाम देशों के रिसोर्सेज समाप्त हो जाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने शुरुआत में फ्रांस और बेल्जियम को हराकर इनिशियल गेन तो ज़रूर प्राप्त किए, शुरू में इसे फ़ायदा हुआ, लेकिन बाद में एलीज के साथ जब यूनाइटेड स्टेट्स मिल गया 1917 में, तो एलीज की विजय हुई और इन्होंने जर्मनी और सेंट्रल पावर्स को नवंबर 1918 में डिफीट किया। जर्मनी की हार के बाद जर्मनी में जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थीं, पार्लियामेंट में विश्वास रखने वाली, उनको एक मौका मिला कि वो जर्मनी की पॉलिसी को, जर्मन की पॉलिटिक्स को प्रभावित करें और उसमें एंटर करें। तो इन पार्लियामेंट्री पार्टीज़ ने इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाए और जर्मन पार्लियामेंट रिचस्टैग में डिप्यूटीज़ इलेक्ट किए गए और इस इलेक्शन में सभी को यूनिवर्सल वोटिंग राइट मिले, इंक्लूडिंग द वोमेन। सभी ने इस इलेक्शन में भाग लिया। तो एज द पार्लियामेंट वाज मेड थ्रू इलेक्शन, इसलिए अब इसे हम रिपब्लिक नाम देते हैं। तो इस रिपब्लिक को नाम दिया गया वीमर रिपब्लिक। लेकिन ये जो वीमर रिपब्लिक था, इसे सभी लोगों ने पसंद नहीं किया। बहुत से लोगों ने इसे नापसंद किया जर्मनी में, क्योंकि इस रिपब्लिक ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे कंडीशंस को एक्सेप्ट किया था। भले ही उसे फोर्स किया गया था, लेकिन इस रिपब्लिक को बहुत सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ा था, जो कि जर्मनी के लिए अच्छी नहीं थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज़ हुई एलीज के साथ, वर्सेलीज़ में जो ट्रीटी की गई जर्मनी के साथ, वो जर्मनी के लिए बहुत ही हार्श और ह्यूमिलिएटिंग थी, शर्मनाक थी। जर्मनी का बहुत नुकसान हुआ इसमें। जर्मनी ने इसमें अपनी कॉलोनीज़ खोई। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाज लॉस्ट। 13% इसकी इलाके चले गए। 75% आयरन और 26% कोल इसने अपना खो दिया। लेने वाले थे फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया। इसके अलावा एलीट पावर्स ने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, इसकी आर्मी को ख़त्म कर दिया। वॉर गिल्ट क्लॉज ने जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सारे नुकसान के लिए जिम्मेदार बनाया और जर्मनी को फोर्स किया गया 6 बिलियन पाउंड कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए, हर्जाना पे करने के लिए। इतनी बड़ी रकम हर्जाने के रूप में चुकाने के बाद तो जर्मनी के पास कुछ भी नहीं बचा। इसके अलावा एलीड आर्मीज़ ने जर्मनी का जो रिसोर्स रिच इलाका था राइन लैंड का, राइन इज़ अ रिवर इन जर्मनी, तो राइन लैंड का जो इलाका था जर्मनी का, उसे भी इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। तो जर्मनी के बहुत से लोगों को लगता था, उनको पूरा विश्वास था कि ये वीमर रिपब्लिक ही रिस्पॉन्सिबल है दोनों चीज़ों के लिए। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के लिए, और दूसरा द डिस्ग्रेसफुल ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज़। वर्सेलीज़ की जो ट्रीटी हुई जिसमें जर्मनी से सब कुछ छीन लिया गया, इतनी शर्मनाक ट्रीटी जर्मनी के लिए जो हुई, इसके लिए भी जर्मन्स को लगता था कि वीमर रिपब्लिक इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो हम देखते हैं कि वीमर रिपब्लिक का फॉर्मेशन तो इलेक्शन के द्वारा हुआ था, और इलेक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो पॉपुलर होता है, उसे पॉपुलर सपोर्ट मिलता है।
लेकिन वेमर रिपब्लिक को लोगों ने जर्मनी की हार के लिए जिम्मेदार माना और ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के लिए भी जिम्मेदार वेमर रिपब्लिक को ही समझा गया जर्मनी में। अब हम आते हैं द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इन्होंने देखो यहाँ पर 2 पैराग्राफ में 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला इफेक्ट जो है वो है साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल इफेक्ट, और दूसरे पैराग्राफ में हमें मिलेगा सोशल और पॉलिटिकल इफेक्ट। फर्स्ट पैरा में हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा पूरे यूरोप पर, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। यूरोप जो था पहले बहुत धनी हुआ करता था और इसे हम कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स कहते हैं, क्योंकि यूरोप तमाम देशों को लोन दिया करता था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि इससे लोन लेना पड़ा तमाम जगहों से, और इसे डेटर्स, इट बिकेम ए कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर्स। डेटर मतलब कर्ज लेने वाला। वीमर रिपब्लिक जो था इसे इन्फेंट वीमर रिपब्लिक कहा गया है, क्योंकि ये उसकी शुरुआती का पीरियड था। वीमर रिपब्लिक को पहले के लोगों के द्वारा किए गए गलत कार्यों का खामियाजा भुगतना पड़ा और वीमर रिपब्लिक को ही उसके लिए कंपनसेशन पे करना पड़ा। ये वीमर रिपब्लिक जो था इसे ही वॉर गिल्ट का बर्डन झेलना पड़ा। इसे वॉर के लिए अपराधी बनाया गया। नेशनल ह्यूमिलिएशन के लिए इसे जिम्मेदार बनाया गया। कंपनसेशन पे करने के लिए इसे फोर्स किया गया। और जो लोग वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, जैसे सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, इन लोगों पर अटैक्स होने लगे। खास करके कंजर्वेटिव एरियाज़ में इन पर अटैक होने लगे, क्योंकि हम जैसा देख चुके हैं कि वीमर रिपब्लिक वाज नॉट सपोर्टेड, नॉट फेवर्ड बाय द कॉमन जर्मन्स। और जो लोग वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे उनकी हंसी उड़ाई जाती थी जर्मनी में। उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से लोग चिढ़ाते थे। और ये जो लोगों का माइंड सेट हुआ, जो मेंटेलिटी लोगों की चेंज हुई, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा अर्ली 1930s के पीरियड में। जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए जर्मनी में, उसके लिए लोगों की ये मेंटालिटी बहुत हद तक जिम्मेदार थी। दूसरा प्रभाव जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पड़ा यूरोप पर, वो था वहाँ की सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर। सोल्जर्स की पोजीशन हाईलाइट हो गई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया के अधिकतर हिस्सों में युद्ध लड़ा गया और युद्ध लड़ने वाले सोल्जर्स होते थे। इसलिए सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। सोल्जर्स का स्थान एक नॉर्मल सिविलियन से ऊंचा मान लिया गया। पॉलिटिशियंस लोगों को स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स बनने की सलाह देते थे। पब्लिसिस्ट्स इसी की पब्लिसिटी करते थे। मीडिया ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई कर रही थी। मतलब ट्रेंच लाइफ यानी सैनिक जो ट्रेंच में अपना जीवन बिताते हैं, ट्रेंच में छिप के युद्ध लड़ते हैं, तो ट्रेंच की लाइफ को ग्लोरीफाई करने लगी, उसका बखान करने लगी, उसकी बड़ाइयाँ करने लगी। जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी कि ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड होने लायक थी। एक्चुअली सोल्जर्स की कंडीशन वहाँ पर बहुत बुरी होती थी ट्रेंचेस में। इनको डेड बॉडी के साथ लेटे भी रहना पड़ता था, बहुत बुरी कंडीशन फेस करनी होती थी। बट जो मीडिया थी इसने दिखाने की कोशिश की कि द सोल्जर्स लाइफ इज़ वेरी ग्लोरियस, वेरी हाई, एंड एवरीबडी शुड बिकम अ सोल्जर इन जर्मनी। पब्लिक स्फीयर में जहाँ भी मीटिंग्स होती थी, लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ पर एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा होने लगा। लोग वॉर के बारे में बात करने लगे खुशी खुशी, ताकि ये दिखाते थे कि वॉर इज़ अ नेचुरल थिंग, सोल्जर्स आर नेसेसिटी फॉर द कंट्री। और पॉपुलर सपोर्ट धीरे धीरे लोगों का एक कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के लिए बनता गया। लोगों को अब लगने लगा था कि डेमोक्रेसी के द्वारा जर्मनी का कुछ भी भला नहीं हो सकता। जर्मनी ने जो कुछ भी खोया है उसे हासिल करने के लिए कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप ही कंपलसरी है देश में। सो पॉपुलर सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव
dictatorship began to grow in the people of Germany. और जो डेमोक्रेसी थी, इट वॉज अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया. फ्रेजाइल का मतलब होता है कि जो सरवाइव ना कर सके, जो नष्ट हो जाए. तो डेमोक्रेसी एक ऐसी आइडिया थी जो कि ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि इंटर वॉर यूरोप के स्थान पर, जिस समय यूरोप के अलग अलग जगहों पर दो जगहों के बीच में वॉर चल रहा था, तो वहाँ जो इंस्टेबिलिटी की कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन में डेमोक्रेसी के लिए कोई स्थान ही नहीं बच पा रहा था. लोगों को ये यकीन नहीं हो सकता था कि डेमोक्रेसी के द्वारा अपने देश को बचाया जा सकता है, युद्ध को जीता जा सकता है और एक अच्छी सरकार बनाई जा सकती है, डेवलपमेंट किया जा सकता है. ऐसा लोगों को अब नहीं समझ लगता था. नाउ पीपल बिगैन टू हैव ट्रस्ट इन conservative dictatorships and they wanted it.